Welcome to Med Talk, presented by World Emergency Care Academy and Medical Crib. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो हमें बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कुछ सवालों का जवाब देंगे। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर विनोद रायना, जो है चेयरमैन मेडिकल ऑन्को साइंसेस फोर्टिस गुड़गांव से। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर अरुण गोयल, जो सीनियर डायरेक्टर हैं मैक्स वैशाली में ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। डॉक्टर गीता, जो सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैक्स वैशाली एंड पटपरगंज। और आज हमारे साथ मॉडरेट करेंगे डॉक्टर हरमीत सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन फोर्टिस गुड़गांव से। आप सभी को इस मेड टॉक ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरमीत सिंह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिस मंथ, जो अक्टूबर का महीना, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है, क्योंकि 2020 डाटा के हिसाब से 2.3 मिलियन वुमेन वेर डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ा डाटा है, जिसमें से 6,85,000 जो लोग हैं जो डायग्नोज होते हैं, उनकी डेथ हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एवरी 14 सेकेंड में कहीं ना कहीं एक वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और एवरी 4 मिनट इन इंडिया में एक फीमेल को, एक वुमेन को डायग्नोज किया जाता है एज ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें से एवरी 13 मिनट किसी ना किसी पेशेंट की, जिसको डायग्नोज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, की डेथ होती है इंडिया में। दिस इज अ ह्यूज बर्डन एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। इसी इशू को, इसी मैटर ऑफ कंसर्न को हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे डिग्निटरीज के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर विनोद रैना से करना चाहता हूं। सर, हाउ कॉमन इज ब्रेस्ट कैंसर? कितना कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है इंडिया में भी या आप बाकी कंट्रीज में भी? देखिए, अगर आप इंडिया का डाटा लेंगे तो द एस्टिमेट फ्रॉम द कैंसर रजिस्ट्रीज विच आर रन बाय द आईसीएमआर, जो आईसीएमआर चलाती है कैंसर रजिस्ट्रीज काफी सेंटर्स में इंडिया में, इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज इट्स नियरली 1 in 45. 1 in 45. That means 1 in 45 will get breast cancer. But if you take, अगर ये फिगर आप अमेरिका से कंपेयर करेंगे, वहाँ जो इंसिडेंस रेट, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंस रेट, मतलब कितने नए केसेस होते हैं हर साल। इन यूएस इट इज अबाउट 200 के करीब है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। जो डिफरेंस है इंडिया में 45 और 50 के आसपास है, और यूएस में 200 के आसपास है। तो आपको लगेगा कि यूएस में बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर है, इतना ज्यादा इंसिडेंस है। दैट्स अ बिट फॉल्स, बिकॉज काफी जो केसेस ब्रेस्ट कैंसर में यूएस डायग्नोस होते हैं वो स्क्रीनिंग पे होते हैं। स्क्रीनिंग की जाती है बिफोर दे बिकम सिम्टोमेटिक, सिम्टम नहीं होते हैं पेशेंट के। तो स्क्रीनिंग इज अ फॉल आउट ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड ऑल दैट। सो उन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में पिकअप किया जाता है। विद द रिजल्ट जो इंसिडेंस है, नए केसेस पर साल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इंडिया में देयर इज नो स्क्रीनिंग प्रोग्राम, देयर इज नो नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए वी आर नॉट स्क्रीनिंग ऑन सच ए वाइडर स्केल। That is one reason there is a difference, इतना फर्क है incidence between India and US. There are other reasons, और भी reasons हैं. So approximately in India, the incidence, that means number of new cases per 100,000 per year, is about 45, whereas in US or the developed world, it's about 200. And फर्क is mainly because of the different population at risk and screening programs. But जो incidence India में है, तकरीबन 2-2.5% हर साल बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, राइट सर। इट हैज बीन कंसिस्टेंट, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज नाउ द कॉमनेस्ट, लेडीज में जो है सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सही बोला सर आपने। इसी आपके जो आपका आपने आंसर दिया, इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो डॉक्टर अरुण जी सर को है कि
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया एंड अब्रॉड? हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ज्यादा बात करेंगे। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है फीमेल्स में? डॉक्टर हरमीत, आई थिंक जो ब्रेस्ट कैंसर की जो फिगर्स हैं डॉक्टर रैना ने भी बताए, तो इंडिया में जो आज के जो डाटा है उसके हिसाब से खाली विमेन में नहीं, अगर हम सारे कैंसर्स लेते हैं अमंग मैन एंड अमंग विमेन, जो नंबर 1 कैंसर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो, पिछले 2 साल से जो है ये ग्लोबोकैन 2020 से ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम दी नंबर 1 कैंसर, चाहे हम टोटल कैंसर की फिगर ले लेते हैं। और विमेन में तो ये नंबर 1 कैंसर काफी पहले से रहा है। इंडिया में आज से 20-25 साल पहले जो सर्वाइकल कैंसर था वो काफी कॉमन होता था और वो नंबर 1 कैंसर होता था। बट क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस, जैसे डॉक्टर रैना ने भी बताया, वो हर साल बढ़ता जा रहा है और सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है, और उसमें और अब जब से वैक्सीनेशन आया तो वो और कम होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलरेडी नंबर 1 कैंसर ऑफ विमेन एंड ओवरऑल, एंड रफली इंडिया में 1,65,000 के करीब केसेस एक साल में होते हैं, और उसमें से जैसे आपने भी बताया मिनट्स के हिसाब से रफली 90,000 डेथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हर साल। तो ये इंडिया की फिगर्स हैं। राइटली सर, जैसा कि हमने पहले बोला कि इट्स अ ह्यूज बर्डन और ये मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं डॉक्टर गीता से पूछना चाह रहा हूँ कि मैम आपको क्या लगता है व्हाई ब्रेस्ट कैंसर इज प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर? ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है आपको लग रहा है? थैंक यू डॉक्टर हरमीत। क्या है कि अभी जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर जो है इसको हम कहते हैं कि इट्स पॉसिबली अ लाइफस्टाइल डिजीज़। एक तो ये वजह है कि वी आर हम लोग का जो रहने सहने का तरीका है वो बहुत बदल गया है। जो हमारा एनवायरनमेंट है तो एक कांस्टेंट इंटरप्ले रहता है बिटवीन जेनेटिक्स, योर लाइफस्टाइल और एंड द एनवायरनमेंट। इसका जो वो इंटरेक्शंस है ना, ये बहुत स्क्यूड हो गई हैं, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर बल्कि और भी कैंसर्स जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। और एक और चीज़ है जो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बढ़ गई हैं, लोगों में जागरूकता भी थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को लेके सामने आते हैं कि हो सकता है कि पहले भी इतनी तादाद में नहीं लेकिन होता होगा, और वो पकड़ में नहीं आता होगा, और जब बात बहुत बढ़ जाती होगी और लोग चले भी जाते थे और तब भी नहीं पता चलता था कि किस वजह से गए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दिनों में काफ़ी बढ़ गया है, और अगर हमारे देश में अगर हम एक कैंसर दूसरे कैंसर को रिप्लेस करता है तो ज़रूर ऐसी कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये नंबर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज़ हो रही हैं। बट येस, वी हैव टू लुक वेरी क्लोजली एट दीज इंटरेक्शंस। ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो इस चीज़ को बदल रही है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर आप कहें पानी कहें या हवा कहें या मिट्टी कहें, हर चीज़ इतना पोल्यूटेड है। और हम मतलब जैसे हमारे जैसे देश में जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत कम है, तो हमें ये नहीं पता कि हम सोच रहे होते कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो रहा है। और एक और चीज़ जो बहुत अलार्मिंग है हमारे देश में वो ये है कि अधिकतर जैसे वेस्ट में अगर आप देखोगे 40 से कम साल की उम्र की महिलाएं जो होती हैं जिनमें कैंसर होता है वो करीब 7% है, लेकिन हमारे देश में वो डबल है, इट्स ऑलमोस्ट 14 to 15%। सो दैट इज़ एन अलार्मिंग ट्रेंड। तो आप सही कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। एक वजह पिन पॉइंट करने के लिए कहें तो नहीं हो सकता, लेकिन आई एम श्योर इट इज़ द इंटरेक्शंस एज आई मेंशन्ड बिटवीन एनवायरनमेंट। Totally agree with you. It's a multifactorial इसके पीछे रीजन है मैम। I totally agree with you. ये तो हमारा इंसिडेंस हो गया, प्रेवलेंस हो गया। अब बेसिक की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है इस टाइम। तो ये जो मेन प्रोग्राम हो रहा है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी बेसिक बात करेंगे। तो डॉक्टर विनोद रैना सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा डिफाइन कीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं या क्या ग्रेड्स होते हैं लोगों के लिए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर मेनली जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो ग्लैंड्स वगैरह का होता है, डक्ट्स और ग्लैंड्स का होता है, उसी में कैंसर डेवलप होता है। अगर ये सवाल आप मुझसे 40-50 साल पहले पूछ लेते तो आपको जवाब मिलता कि ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर है, कोई फर्क नहीं है एक से दूसरे में। लेकिन पिछले 30-40 साल में इतनी डेवलपमेंट हो गई है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर
it is now basically divided into 3 subtypes. 3 subtype के, it's a heterogeneous disorder. It is not a uniform disease. एक जैसा बीमारी नहीं है breast cancer. Broadly speaking, there are 3 subtypes. One is hormone positive or estrogen positive breast cancer. The other is HER2 positive breast cancer. And the third is what is now called as triple negative breast cancer, जिसमें ना तो estrogen receptor positivity होती है, ना HER2 positivity होती है। ये अंडरस्टैंडिंग पिछले 10-15 साल में काफी enlarge हो गई है, और it is now widely accepted that instead of calling the breast cancer by stage, you should call it by the subtype. That means Right. what is it estrogen receptor positive, or is it what is the subtype? So this is what is happening. और जो understanding हो गई, the division is there therefore because the treatment is different. जो estrogen receptor positive है breast cancer, उसका treatment different है. Predominantly जो target किया जाता है estrogen receptor को, उसको target किया जाता है, and their outcomes are काफी better हैं बाकी type से. Dangerous breast cancer होता है HER2 positive, जो HER2 एक जीन होता है, ओवर एक्सप्रेस हो जाता है कुछ केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, बिकॉज ऑफ विच द ब्रेस्ट कैंसर बिकम्स वेरी एग्रेसिव. इसका भी इन लास्ट 20-25 years देयर आर ड्रग्स अवेलेबल जो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एग्रेसिवनेस को. देयर आर ड्रग्स लाइक हर्सेप्टिन एंड अदर ड्रग्स. तो उसका भी आउटलुक इंप्रूव हो गया है. पहले HER2 टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वाज कंसिडर्ड वेरी बैड एंड वेरी डेंजरस. दैट इज नॉट द केस एनीमोर बिकॉज नाउ ड्रग्स आर अवेलेबल. आजकल जो सबसे भयानक ब्रेस्ट कैंसर है इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो कि रिस्पॉन्स करता है सिर्फ कीमोथेरेपी को, और उसमें ये हार्मोनल ट्रीटमेंट और जो एंटी HER2 ट्रीटमेंट काम नहीं करती है. द बिगेस्ट चैलेंज जो आज है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, एंड बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली डायग्नोज्ड. बिकॉज पहले तो receptor studies भी नहीं, काफी institutions like AIIMS would not do receptor studies 20 years ago. आज सब करते हैं. So the recognition is there कि ये 3 different types of breast cancer हैं, इनका treatment और outcome और prognosis is totally different. Thank you, sir. जो triple negative breast cancer होता है वो generally occurs more often in the younger people, और जो estrogen receptor positive breast cancer होता है mostly occurs in the postmenopausal. ठीक है सर. तो बहुत नाइसली सर आपने इसको डिफाइन किया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना लोगों के लिए कि ये क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसका रीजन क्या है. तो मैं सेम क्वेश्चन डॉक्टर अरुण गोयल सर से पूछता हूँ. सर, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ कैंसर? डॉक्टर हरमीत, ये डेफिनेटली सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से होता है. तो हम ब्रेस्ट कैंसर को 2 मेन टाइप्स या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो है जिसे हम लोग कह सकते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें लोगों में इनहेरिटेड जीन्स होती हैं जिसकी वजह से कैंसर की रिस्क होती है. वो रफली 10 से 15% जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो इनहेरिटेड या हेरिडिटरी होता है. बाकी जो 85 to 90% है जिसमें कोई हेरिडिटरी कंपोनेंट आइडेंटिफाइड नहीं है. तो हम पहले इसकी बात करते हैं जो नॉन हेरिडिटरी या एनवायरमेंटल जो है. इसमें पहली चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो जेंडर या सेक्स बोले, तो ये ब्रेस्ट कैंसर प्राइमरली लेडीज का या विमेन का कैंसर है. ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन अगर लेडीज में 100 केस होते हैं तो पुरुषों में 1 केस होता है. ये रेशियो रफली 100:1 का सारी दुनिया में देखा गया है. और इसका एक बेसिक जो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेन फैक्टर है जो ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करने में वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं बॉडी के. सो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इज प्राइमरली फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो फीमेल्स में उसका लेवल काफी हाई रहता है और बहुत लंबे पीरियड तक हाई रहता है, तो इसीलिए ये विमेन का कैंसर है. और जब पुरुषों में ये कैंसर होता है तो जनरली वो सिचुएशंस देखी गई हैं जब उनके अंदर किसी ना किसी रीजन से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो कैंसर पुरुषों में भी देखा जाता है. तो अब लेडीज में ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है ब्रेस्ट में, वो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर के कोरिलेट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. तो जैसे एक चीज बोली जाती है मिनार्की या पीरियड्स के ऑनसेट, और मिनोपॉज यानी पीरियड्स कब खत्म हुए.
तो अगर किसी के पीरियड्स 15 की एज पे शुरू हुए और 55 की एज पे खत्म हुए तो उसको 40 साल तक रेगुलर साइकिल्स में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर हुआ, और किसी के पीरियड्स 18 की एज पे शुरू हुए और 42 की एज पे खत्म हो गए तो उसको ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ 24 साल। इसके बाद आती हैं चीजें जैसे प्रेगनेंसी है जो अफेक्ट करती है। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये देखा गया पहला बच्चा अगर 25 से कम एज पे होता है तो वो थोड़ा प्रोटेक्शन ऑफर करता है। पहला बच्चा 30 या 35 के बाद होता है तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सेम वे ब्रेस्ट फीडिंग कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करती है। तो ये सब चीजें बॉडी के ईस्ट्रोजन एक्सपोजर को अफेक्ट करती हैं जो इंटरनल ईस्ट्रोजन्स हैं। फिर उसके बाद आती है बात कि कोई एक्सटर्नल ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की बात आती है तो उसमें एक ट्रेंड जो पहले काफी पॉपुलर था जिसे बोलते हैं हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो मीनोपॉज के बाद लेडीज लेती थी। इंडिया में उतना कॉमन नहीं था लेकिन वेस्ट में काफी कॉमन था। तो ये रियलाइज किया गया कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो उसका ट्रेंड अभी काफी कम हो गया है। सो जनरली अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अवॉइड करते हैं तो उससे बेनिफिट है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जनरली आजकल के जो करंट जनरेशन के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें हार्मोनल कंटेंट काफी कम होता है। जनरली उससे जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे नेग्लिजिबल इफेक्ट है जो लेटेस्ट डेटा है। पहले के पुराने जनरेशन के पिल्स में हार्मोन कंटेंट ज्यादा होता था, वहां थोड़ा सा रिस्क डिफरेंट था। इसके अलावा जो और फैक्टर हैं जैसा डॉक्टर गीता ने भी कहा कि ये लाइफस्टाइल एलिमेंट है जिसमें ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्मोकिंग या अल्कोहल से रिलेटेड भी होता है। तो वहां लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ मे बी पॉल्यूटेंट्स जो हमारे डाइट में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो ब्रॉडली ये कॉजेज में। और जो हेरिडिटरी की बात है तो अगर आपके फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के केसेस अगर फैमिली में है, कितने मेंबर्स में हैं और वो आपके कितने क्लोज हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं मदर, सिस्टर और डॉटर, और उसके अलावा सेकंड डिग्री रिलेटिव्स टोटल कितने मेंबर्स हैं, उनको किस एज पे हुआ। और इसके अलावा कुछ कैंसर जैसे मेन में ब्रेस्ट कैंसर होना, मेन में प्रोस्टेट कैंसर होना, पैनक्रियाटिक कैंसर होना, ये सब चीजें हेरिडिटरी कैंसर के से कोरिलेट करती हैं और जिसको जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू क्लैरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, please. See, the biggest risk factor for breast cancer is aging. Apart from the factors जो डॉक्टर गोयल ने बताए हैं, hormones and lifestyle and other things, the biggest correlation or the direct correlation is with aging. Breast cancer predominantly is a disease of the aging women. Mostly occurs after the age of 55. So ये ध्यान रखिए। यंग में भी होता है लेकिन directly correlated to aging. में 20% कैंसर 45 साल की उम्र से कम होता है और हम लोगों ने 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखे हैं। तो एक चीज लोगों के लिए ये जरूर होना चाहिए कि 25 की एज पे अगर ब्रेस्ट में लंप है तो ये ना सोचे कि वो कैंसर नहीं हो सकता। मेरा नेक्स्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर जो है वो डिफाइन किए, अभी एक्सप्लेन किए। तो मैं डॉक्टर गीता को पूछना चाह रहा हूँ कि मैम आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इस चीज के लिए, कोई रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज के लिए। एंड उसके साथ साथ मेरा क्वेश्चन ये है, इसी रिलेटेड है, जैसे आपने बोला कि ये इट्स अ डिजीज ऑफ यंग वुमेन, है ना, और हम लोग ये भी देख रहे हैं, लिटरेचर में भी है, जगह जगह से पता चल रहा है कि खासकर जो फीमेल्स वर्किंग है या फिर मेट्रो सिटीज में रहती हैं उनमें ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ज्यादा देखा जाता है या कम देखा जाता है, और अगर ज्यादा तो क्यों देखा जा रहा है? ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? जैसे हमने कहा कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो अगर हमारे अर्बन पॉपुलेशन में अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है और यंग लोगों में है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड ब्रेस्ट कैंसर। बट अगर आप हमने एक छोटा सा नंबर देखा था, 100 women, we just saw 100 consecutive women में हमने पूछा if there has been a major stress in the past couple of years, and in about 30% we found that there was, but I don't think it really makes sense। वो आपको compare करना पड़ेगा with you have to have a comparator arm जिसमें कि कोई benign condition हो और उसमें आप देखो कि भाई उसमें भी कोई stress का element तो नहीं, then it will make more sense। But on the face of it, possibly living in the fast lane does not do you any good, but yes, it is
लाइक आई सेड दैट इज़ व्हाट द लाइफस्टाइल बिट कम्स इन, क्योंकि अगर आप रूरल पॉपुलेशन में देखेंगे इट इज़ 1 in 65 to 70, तो ज़रूर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर है जो हमारे यहाँ नहीं है, जो कि मतलब अर्बन पॉपुलेशन में नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है. The other thing that I would like to add is about HRT, hormone replacement therapy. जैसे डॉक्टर गोयल ने बताया about oral contraceptives. कुछ सालों पहले कोई कोरिलेशन किसी ने मतलब डिस्टिंक्टली नहीं बोला था. अभी भी इफ़ यू लुक एट द लिटरेचर, आपको थोड़ा लिटरेचर मिलेगा जो कहेगा कि कोई कोरिलेशन नहीं है. देयर इज़ अनदर मेटा एनालिसिस ऑफ अबाउट 1,50,000 women where they show that ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से करीब 7% एडिशनल रिस्क हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू टेक इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. द सेम गोज़ फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अर्ली मतलब 90s में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने का बहुत फैशन था, इन द सेंस दैट मोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल विमेन हु वर डीलिंग विद मेनोपॉजल सिम्टम्स, को हॉट फ्लशेज हो रही हैं या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो वो महिलाएं अक्सर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर चली जाती थी. लेकिन अर्ली 2000s में जब ऑक्सफर्ड का मिलियन विमेन स्टडी आया, जिसमें देखा गया कि अगर महिलाओं ने 5 साल से ज़्यादा HRT लिया हो तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, तो उसके बाद से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कम हो. तो ये सारे ऑप्शंस भी जो है ना, ये सब काफ़ी अर्बनाइज्ड ऑप्शंस हैं. मतलब आप किसी गांव में नहीं देखोगे कि कोई महिला कह रही हो कि भैया मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दो. हॉट फ्लशेस हो भी रही हो तो दे नॉट कंप्लेनिंग, पर हमारे अर्बन पॉपुलेशन में लोग बहुत कंप्लेन करते हैं इस चीज़ों की, तो उसका वो निवारण ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग पॉसिबली अपने नेचर के विपरीत काम करते हैं, तो वो उसका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमें खामियाना भरना पड़ता है. तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट. डॉक्टर विनोद सर, आप इसको कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि मेट्रो सिटीज में या फिर अर्बन एरिया में हम लोग जो हमारे वुमेन ज्यादा हो रही हैं, यू वांट टू ऐड ऑन दिस? मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, बट आई डोंट want people to get the impression that breast cancer is common in women. It is not, please. It is still, even in India, it is more common after the age of 50-55. We see it in young people because they come forward, they are diagnosed, they are more aware. लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स, यंग फीमेल्स में है. लेकिन अगर आप पॉपुलेशन एनालिसिस करेंगे, डाटा देखेंगे ICMR का, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है ब्रेस्ट कैंसर के फीमेल्स इंडिया में भी are after the age of 50-55. So this clarification is required, क्योंकि पब्लिक में पैनिक हो जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर यंग वुमेन में होता है. But if you take population surveys, it is predominantly a disease, postmenopausal disease after the age of 55. That is the point I wanted to clarify. बाकी जो आपने दूसरा सवाल पूछा, मेट्रो में क्यों ज्यादा है? मेट्रो में इसलिए ज्यादा है कि अवेयरनेस है, एजुकेशन लेवल्स आर बेटर, फैसिलिटीज आर बेटर, सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस होता है. एंड एज डॉक्टर गीता मेंशन्ड, देयर आर ICMR डेटा जो कंपेयर करती है रूरल पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, बार्शी इज आवर रूरल कैंसर रजिस्ट्री, जहां के इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज मच लोअर देन ऑल द अर्बन एरियाज. इट इज बिलीव्ड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफस्टाइल इन दैट पॉपुलेशन. लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है इट इज बेसिकली बिकॉज जो इंडिया की कैंसर रजिस्ट्री है, इट डजंट कवर ए वाइड नंबर ऑफ पॉपुलेशन. द कवरेज जो इंडिया की ब्रेस्ट कैंसर की रजिस्ट्री है, इट इज नॉट मोर देन 25-30% जो अब है. पहले तो 10 साल पहले वो भी नहीं थी, सिर्फ 10% केसेस को पिकअप किया जाता था. अगर आप कवरेज को कंपेयर करेंगे विद US एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन US द कवरेज इज मोर देन 85-90%. देयरफॉर छोटे मोटे केसेस, स्क्रीनिंग केसेस आर पिक्ड अप देयर. And that is a true reflection of what is happening in the society. वहाँ भी the breast cancer predominantly a disease of elderly past 55-60. और अगर इंडिया में आप सर्वे करेंगे, आपको वही मिलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर सिटीज में लगता है ज्यादा है. वो इसलिए ज्यादा है कि अवेयरनेस है, फैसिलिटीज है डायग्नोसिस की, और आपस में as we are sharing knowledge on this side just now. Similarly, people have avenues of sharing the knowledge. Diagnosis हो जाता है. बट जो इंसिडेंस है बिटवीन डिस्टेंट रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, थोड़ा फर्क होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर, जीन इज द सेम. तो ये जो एक्सट्रापोलेशन है कि गांव में नहीं होता है वहां भी, लेकिन डायग्नोज नहीं होता है, और हो सकता है इंसिडेंस कम हो बिकॉज लाइफस्टाइल इज डिफरेंट.
इसी चीज को मैं एड ऑन करना चाहूंगा सर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप तीनों ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अर्बन में भी और रूरल में भी होता है, बट देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजेशन, आई थिंक, है ना? तो diagnostic facilities. यस, इसी रिगार्डिंग में गीता मैम से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैम, व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स या हाउ टू रिकॉग्नाइज अ ब्रेस्ट कैंसर? आप फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जागरूक होना चाहिए, खास करके ब्रेस्ट के साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए। चाहे हम जैसे भी देखें, हमारे देश में अगर आप सोचेंगे कि कल को कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट हो जाएगा और सब कैंसर्स पकड़े जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं और हमारे देश में आज भी 60 to 70% ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं वो एडवांस स्टेजेस में पाई जाती हैं। तो हमें उस चीज़ को बदलना है और उस चीज़ को बदलने का तरीका यही है कि महिलाएं अपने बारे में जागरूक हों, और अगर कोई भी चेंज नोटिस करते हैं अपने ब्रेस्ट में, वो तब चेंज नोटिस करेंगी अगर अपने नॉर्मल से वाकिफ हों। तो अगर नॉर्मल ही नहीं पता हो तो एबनॉर्मल कैसे पता होगा? और नॉर्मल को पाने का यही तरीका है कि वो हर महीने अपने ब्रेस्ट को ज़रूर एग्जामिन करें, ताकि अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो आप पकड़ लेंगे उसको, और फिर हम हो सकता है अपने स्टेज 4 को स्टेज 2 में पकड़ लें और स्टेज 3 को स्टेज 1 में पकड़ लें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है, द कॉमनेस्ट सिम्टम आई वुड से इज अ पेनलेस लंप। अनफॉर्चुनेटली जो पेनलेस लग जाता है ना लंप के साथ, इसकी वजह से क्या है, महिलाएं सामने आती नहीं है। उनको लगता है पेनलेस है, कुछ कर थोड़ा ना रहे कि क्यों हम जाएं डॉक्टर के पास, और चले जाएं तो कल तक तो जिंदगी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास थी, आज उन्होंने कह दिया कि हमें कैंसर है। मतलब यू नो पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ दैट डायग्नोसिस ऑल्सो, तो वो सामने नहीं आती हैं। सो पेनलेस लंप इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा हो सकता है कि निपल डिस्चार्ज हो जो कि स्पॉन्टेनियस हो, सिंगल डक्ट से आ रहा हो, जो पानी की तरह हो या खून के रूप में प्रस्तुत कर रहा हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ब्रेस्ट में मान लीजिए कोई अगर डिम्पल पड़ रहा हो, या निपल जो है अंदर धस रहा हो, या ब्रेस्ट की चमड़ी में कोई चेंज आ रहा हो, जैसे कि कहते हैं कि ऑरेंज पील की तरह अगर आपकी ब्रेस्ट की चमड़ी लगने लगे तो, या फिर आर्मपिट में आपको दिखता है कि कोई गांठ अलग से दिख रही हो जो कि पहले नहीं था। तो मुख्यतः यही सिम्टम्स होती हैं। कभी कभी देख के बहुत अजीब भी लगता है कि कुछ महिलाएं जिनको बहुत या पेन होता है तो वो दौड़ के पहुंच जाती है ये पता लगाने के लिए कहीं हमें कैंसर तो नहीं है, लेकिन वो महिलाएं जिनके बड़े बड़े ट्यूमर हो रहे थे वो आ ही नहीं रहे होते, और कुछ लोग इतने ज़्यादा पैरानॉइड होते हैं कि ज़रा सा पेन होता है और वो आ जाते हैं। तो ये एक हमारी विडंबना है, पर आई थिंक यू नो अवेयरनेस इज द ओनली मेथड बाय विच वी विल चेंज दिस सिनेरियो। या मैम, सही पॉइंट बोले मैम आपने। तो क्योंकि अवेयरनेस होना और सेल्फ को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक हमें नॉर्मल नहीं पता चलेगा तब तक हम एबनॉर्मल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड मैसेज दैट यू हैव गिवन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पेनलेस लंप इज नॉट नॉर्मल, है ना? तो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सर कहूंगी कि ये नहीं, महिलाओं को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भैया पेनलेस लंप हो गया तो वो कैंसर ही है। 8 out of 10 times it will be normal, but the important thing is कि आपको उसको अपने नेचुरल कंक्लूजन तक जरूर लेके जाना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अरुण सर, आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक फीमेल को अगर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है टू रूल आउट कि ये लंप है या ब्रेस्ट कैंसर है तो कैसे कर सकते हो? डॉक्टर हरमीत, सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये लंप के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। जो हम लोग एक सीरीज अवेयरनेस पे रन करते हैं विद द गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या विमेन विद ब्रेस्ट सिम्टम्स गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। तो एक तो हम लोग ये गाइडेंस देते हैं कि पेनलेस लंप इज द कॉमनेस्ट थिंग, बट चाहे आपके लंप में पेन हो या पेन नहीं हो, आप दोनों कंडीशन में आप घर पे ना बैठे। पेनलेस लंप है, इसका ये अगर तो इससे आप ये नहीं माने कि पेन है तो मेरे लंप में कैंसर नहीं होगा। वो दूसरा, पेनलेस लंप अगर आपका जो हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, से 20 से 40-45 की एज, उस एज में नॉन कैंसरस लंप्स कॉमन होते हैं, कैंसर का इंसिडेंस कम है। सो 10 में से 8 या 9 हो सकता है नॉन कैंसरस हो। लेकिन एज ए रूल अगर 40 या 45 की एज के बाद अगर आपको नया लंप डेवलप हुआ
तो दिमाग में सबसे पहला डाउट कैंसर का आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे भी लिंक होता है जो डॉक्टर रैना ने कहा कि जो कैंसर के हमारे मेजॉरिटी केसेस ओल्डर एज में होते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर 45 के बाद ब्रेस्ट में नया लंप किसी लेडी ने नोटिस किया तो फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉसिबिलिटी शुड बी थॉट ऑफ एज कैंसर। उस एज में कैंसर का प्रपोर्शन 50%, 60%, 70% कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अब हम आते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन पे। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि कैंसर के अर्ली डिटेक्शन की। तो अर्ली डिटेक्शन में जो ब्रॉडली 3 अप्रोचेस डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन या डॉक्टर के द्वारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और तीसरा है ब्रेस्ट की इमेजिंग या मैमोग्राफी टेस्टिंग। वो मैमोग्राफी एक्सरे मैमोग्राफी हो सकती है किसी एज पे, या यंगर एज पे अल्ट्रासाउंड हो सकता है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जो हर लेडी के लिए सबसे एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए। एंड जनरली कहते हैं कि 18 की एज के बाद ये एक हैबिट बना लेना चाहिए, और हैबिट में ये होना चाहिए कि इट शुड बी डन वंस ए मंथ। हम लोग ना बहुत लेडीज से बात करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में ना, तो उनका जवाब ये होता है हम तो रोज नहाते हुए फील कर लेते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। सो रूल ये है कि इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, थॉरो या कंप्लीट, एंड वंस ए मंथ। आइडियल टाइम टू डू इज अबाउट 5 to 7 days आफ्टर द पीरियड्स। दैट इज टाइम जब पीरियड्स की वजह से जो ब्रेस्ट की हैवीनेस कम हो जाती है, तो उस टाइम पे आप बेस्ट फील कर सकते हैं। तो मे बी एक डायरी में आप नोट कर सकते हैं कि हर महीने, और रूल ये होता है कि इट हैज टू बी डन विद द फ्लैट ऑफ द हैंड, नॉट बिटवीन थंब एंड फिंगर, विद द फ्लैट ऑफ द हैंड। राइट हैंड शुड बी यूज्ड फॉर द लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड शुड बी यूज्ड फॉर द राइट ब्रेस्ट। इट शुड कवर द होल ऑफ द ब्रेस्ट। आर्मपिट को भी चेक करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी करना है, और एक बार बेड पे लेट के भी करना है। सो ये जो थॉरो एग्जामिनेशन होगा 15-20 मिनट आपको लगेंगे, सिस्टमैटिक है, और उसका आप एक रिकॉर्ड रखें। शुरू में 3-4 महीने आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आप 4 बार 6 बार करेंगे तो आपको एक रेगुलर फील होगी। जैसा डॉक्टर गीता ने भी बताया, वो एक है कंसेप्ट जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस। सो लेडीज बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज नॉर्मल। उसके बाद कोई चेंज है, देन आपको जाके कंसल्ट करना है विद अ डॉक्टर, जो ये देख सके कि वो चेंज में कोई मेजर या कोई सीरियस इशू तो नहीं है। इसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन जो आपने बोला कि डॉक्टर को कंसल्ट करना है, विनोद सर से है, डॉक्टर विनोद सर, कि व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एक फीमेल को, एक वुमेन को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओके, गुड, यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, लेट मी आपको थोड़ा स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, देन उसके बाद वो टॉपिक हम ले लेंगे। वर्ल्ड में मेनी कंट्रीज में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम दे टारगेट वीमेन एट द एज ऑफ 50 एंड उनका स्क्रीनिंग करा लेते हैं, मैमोग्राम करवा लेते हैं। द रीजन जो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज बिकॉज द इंसिडेंस जो है ब्रेस्ट कैंसर की इज मच हायर देन इंडिया। इंडिया में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो विच आर रन बाय द स्टेट आर नॉट येट देयर। उसके ये रीजन है कि जो इंसिडेंस है इंडिया की ब्रेस्ट कैंसर की, अभी इट हैज नॉट रीच्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड द स्टडीज सो फार दैट हैव बीन डन, लिमिटेड स्टडीज सो फार, दैट इट इज नॉट a useful thing to do statewide screening of breast cancer, which is sponsored by the state. On the other hand, जो urban areas हैं, because of awareness and higher education levels, ladies are themselves going for what is called as self-screening. So over and above what Dr. Arun Goel has said कि self-examination वगैरह करना है, there are quite a few ladies who keep on insisting on कि मेरा mammogram 40 साल पे 45 साल पे आते हैं, और they get it done, which is called as self-screening program. So this scenario is different in the cities and is pretty common. और अगर young age में patient आएगी आपके पास, chances are it will be what is called as benign breast disease or fibroadenosis. It will be a benign breast lump. But because of the fact that they are scared, उनको डर है, कोई भी lump है, I think below the age of 40 चांसेस ये हैं कि वो बिनाइन होगा, अबव द एज ऑफ 40-45 चांसेस ये हैं कि वो कैंसर हो सकता है। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एज टू हाउ यू डील विद द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक बार स्क्रीनिंग हो गई तो देन दे आर सब्जेक्टेड टू व्हाटएवर इज टू बी डन फॉर दैट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बाकी सवाल आ गया आपका ट्रीटमेंट का। आई थिंक दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर, अभी
अभी नहीं, I thought the next step. So what was your next question? मैं था कि when to consult a doctor आपके लिए. Okay, well, I have answered some of your questions. Yes, अगर yes, जो yes. आती हैं self examination के लिए, ultrasound या mammography के लिए, ठीक. or if they detect a lump themselves, they immediately, I think the first point of contact should be a surgeon, because surgeons are the ones who deal initially with early breast cancer. So surgeon को consult करे, who will proceed with a biopsy and then take it further. ठीक है. तो सेम क्वेश्चन ये है, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन को. If a woman is suspecting that she is having a breast cancer, now she comes to the hospital. Dr. Geeta, what are the investigations or screening tests that we should proceed with this patient? तो इफ देयर इज अ पेशेंट हु प्रेजेंट्स विद अ न्यू लंप, उसका वो मेथड तो वही रहता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट. एक तो हाथ लगा के आफ्टर अ डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आप थोड़ा सा तो आइडिया उसमें भी लगता है कि कब से है, कितना पुराना है, नई गांठ है कि 5 साल से है. ये सारी चीज़ें गिव्स यू एन इंडिकेशन एज टू वेयर वी आर हेडेड. उसके बाद आप ध्यान से उनका एग्जामिनेशन करेंगे. उसके बाद दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिपल असेसमेंट. सेकेंड आप इमेजिंग करेंगे. इमेजिंग में आप मैमोग्राम करेंगे अगर 40 साल के ऊपर की महिला हो, या अगर आपको सस्पिशियस लंप लग रहा हो तो आप 30 अबव भी मैमोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट. ऑल्दो 30 to 40 के बीच में आपको मैमोग्राम बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट. इमेजिंग किया आपने, और कई बारी मैमोग्राम के साथ अगर मैमोग्राम में क्लियर नहीं है तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट विद एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट. उसके बाद थर्ड स्टेप होता है पैथोलॉजी विच इज़ द क्लिंचर इफेक्टिवली, और उसमें आप अल्ट्रासाउंड या इमेज गाइडेड बायोप्सी करेंगे समझने के लिए कि भाई ये कैसा लंप है. अक्सर ये होता है कि कई बार क्या होता है कि FNAC हो जाती है. हम लोग FNAC आजकल इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग प्रूविंग अ lump to be cancer or not cancer. A core biopsy is what is recommended, but इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो अपना FNAC भी करना छोड़ दें. तो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे FNAC ज़रूर होनी चाहिए. तो ये हुआ ट्रिपल असेसमेंट का हिस्सा. सो दिस इज़ व्हाट ट्रिपल असेसमेंट. ट्रिपल असेसमेंट अगर हम कायदे से करेंगे तो 99.5% ऑफ टाइम्स यू विल अराइव एट अ डायग्नोसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप स्टेप 3 पे चले जाते सीधे. बायोप्सी का मतलब हो सकता है इंसिशनल बायोप्सी भी हो सकता है, एक्सिशनल बायोप्सी भी होता है, और मरीज़ आपके पास तब आता है जब वो उसका एक लंपेक्टमी हो चुका होता है ना, उसके मार्जिन्स पॉजिटिव होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, जो आप पेशेंट को ऑफर करना चाहेंगे वो हो नहीं पाता है कई बार जब ऐसा होता है. सो ट्रिपल असेसमेंट इज द मेथड बाय विच यू विल अराइव मोर ऑफन देन नॉट. अरुण सर, जैसा डॉक्टर विनोद रैना सर ने बोला है कि स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाउ ऑफन स्क्रीनिंग शुड बी डन? डॉक्टर हरमीत, ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इस पे बहुत डिबेट भी चलता रहता है. स्क्रीनिंग क्या है कि जैसा डॉक्टर रैना ने भी बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहां स्क्रीनिंग, या तो जैसे यूरोप के कंट्रीज हैं जहां पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्क्रीनिंग है, या अमेरिका है जहां पे इंश्योरेंस से स्क्रीनिंग कवर होती है, लेडीज गो ऑन देयर ओन. वहां पर तो 50 की एज के बाद स्क्रीनिंग रेगुलरली रिकमेंडेड है, एवरी 2 to 3 years है. और कुछ जगह पे ये डिस्कशन हो रहा है कि 50 से कम की एज पे या 45 के बाद भी स्क्रीनिंग किया जाए. लेकिन इंडिया में जो कैंसर का जो रिस्क है एक लेडी के लिए, वो वेस्ट के कंपैरिजन में काफी कम है. तो इसको हम ऐसे जज कर सकते हैं कि जैसे आज के दिन यूरोप या अमेरिका में लाइफ टाइम रिस्क जो बोलते हैं 11 से 12% के करीब है. तो अगर 100 लेडीज हैं तो उनमें से 11 या 12 में उनके लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होगा. अगर हम इंडिया की बात करें तो यह फिगर रफली 3% के करीब है. तो रफली 1/4 है ये रिस्क जो इंडियन विमेन के लिए है, एवरेज रिस्क. तो ऐसे में जो स्क्रीनिंग के जो वेस्टर्न रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस हम इंडिया में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. तो ना तो एक गवर्नमेंट सपोर्टेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो सकता है, और ना हम ये कह सकते कि इंडिया में हर लेडी को हर 2 साल में मैमोग्राफी कराना चाहिए. तो यहाँ पर देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ विमेन.
तो ऐसे में यह है कि जो कंसेप्ट है या तो सेल्फ स्क्रीनिंग की बात हो जाती है या अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग हम लोग जो टर्म यूज करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज के एक लेडी है जो सपोज 40 या उसके ऊपर की एज पे है, वो आती है सर्जन के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो हम कहते हैं अगर उसका एक मैमोग्राफी हम आफ्टर 40 रिकमेंड कर देते हैं कि उसको एक बेसलाइन मैमोग्राफी हो जाती है, उसको एक्सपोजर हो जाता है टू मैमोग्राफी, अवेयरनेस हो जाती है. फिर उसके बाद में रिपीट करने के लिए देयर इज नो रेगुलर गाइडलाइन के हर 2 साल में रिपीट करना ही चाहिए. सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि दे बिकम अवेयर, वो सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली फॉलो करें. ऑन दी अदर साइड जो लेडीज हैं जिनके केस में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, जहां पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो हेरिडिटरी कैंसर की रिस्क हो सकती है, ऐसी लेडीज में लाइफ टाइम रिस्क कैंसर का काफी ज्यादा होता है. तो ऐसी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनके लिए हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि उनको रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिसमें जनरली 40 के बाद है तो ईयरली मैमोग्राफी है, बिफोर द एज ऑफ 40 इयर्स ऑल्सो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो मैमोग्राफी या एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट भी कभी कभी एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंड होता है. तो और अदर देन दैट मैं यही कहूंगा कि अगर स्क्रीनिंग के बारे में ज्यादा डिटेल हो तो ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस यू शुड टॉक टू ए सर्जन एंड डिस्कस कि आपके लिए क्या सुटेबल होगा. Okay, sir. Dr. Vinod Rana, sir. So now we come to the treatment part. So we all know that medical है और operative है. तो आपके लिए क्वेश्चन है सर, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? बिफोर ये पॉइंट के बारे में अगेन आई वांट टू गो बैक टू स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग का जो मकसद होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज टू रिड्यूस मोर्टेलिटी. ठीक है, दैट इज द एम ऑफ स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग इज नॉट अ फैशन कि चलो भाई मेमोग्राम है कहीं सेंटर में तो करा लेते हैं. Studies have to show कि if by screening program you can reduce the mortality, the death rate of breast cancer in 15 to 20 years, then only screening programs are noted to be effective. आप वेस्ट में भी जाओगे, यूएस में भी जाओगे, many centers में many screening programs have doubtful value. A lot of people who are questioning the screening programs of many countries or many institutions because they have not shown a fall in the death. Therefore, in many areas of the world, screening is still controversial. It is not. That is why in India also the authorities have not allowed the state screening programs because we have no proof कि अगर इंडिया में हम screening program शुरू करें, will it result? It may result in early diagnosis, but will it result in reduction of death or mortality जिसको बोलते हैं? So that is one clarification about screening program. बाकी सवाल आया क्वेश्चन ट्रीटमेंट का है. ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया, there are 3 types of breast cancer. One is hormone positive, the other is triple negative, and the third is HER2 positive. Second mode of treatment is what is the stage of breast cancer. If it is early stage or estrogen receptor positive है या HER2 positive है, तो surgery is the first step. On the other hand, it is what is called as locally advanced stage or metastatic disease, जो फैल गया है already. The treatment will generally be medical, and medical treatment will depend on कौन से type का breast cancer है. Triple negative है तो chemotherapy होगी. Hormone positive है तो पहले hormonal treatment होगा अगर metastatic है, और HER2 positive है तो it's a combination of chemotherapy and Herceptin. So since I told you it is not a homogeneous disease, it's a very heterogeneous disorder. Treatment also differs. Right, sir. So, Dr. Geeta, how can we prevent this disease? Prevention क्या है इसके? कोई 2-3 पॉइंट बोल दीजिए इसके लिए, so that लोगों को अवेयरनेस आए इस चीज के बारे में. प्रिवेंशन के तौर पे आप ऐसा कोई, जैसे सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीन आ गया है, ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो नहीं है. तो हम इसमें यही कर सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को जो चीज़ें जो बदल सकते हैं, सो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं ना, उस पर हम काम कर सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि हैविंग चिल्ड्रन अर्ली, ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल ऑफ दिस इज नोन टू बी प्रोटेक्टिव, सो यू शुड वर्क ऑन दैट. इन लाइफस्टाइल यू शुड आपके रोज़ के रेजीम में देयर हैज़ टू बी सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. जो आप खाते हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए. लेकिन ये सब मैं कह रही हूँ, लेकिन खाने के, जैसे मैंने कहा ना, वी डू नॉट नो what amount of fertilizers is going into it, what kind of pesticides. ये सब चीज़ें हम इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि उसको कैसे करेंगे. पर कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर
ऐसा है तो इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग रॉ, मेक श्योर दैट इट इज स्टीप्ड इन वाटर फॉर अबाउट एन आवर बिफोर यू कंज्यूम इट. एंड जो ये प्रिजर्व फूड्स हैं, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, इन सब चीज़ों को कम रखें. और एक्सरसाइज के तौर पे हफ्ते में 3.5 आवर्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ये ज़रूर करें. ओबेसिटी अगेन इज़ नोन टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ कैंसर्स. सो ये सब, दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन रियली पुट योर माइंड टू एंड सी जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जो बाकी चीज़ें जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना. एक पॉइंट मेरे माइंड में जैसे अचानक से आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग ना होना और कैंसर का? सो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि द हार्मोनल चेंजेस एंड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग लैक्टेशन, there is something called a lactoglobulin which is known to be protective. जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं उनमें वो बनता नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि इट पॉसिबली गिव्स राइज टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर, यस. मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना चीजें बचने के लिए. कैन बी रिस्क फैक्टर. हमारे पेशेंट्स को देखोगे ना, तो हमने एक बारी रैंडमली अगेन वी लुक्ड एट आवर पेशेंट्स, अबाउट 80% ऑफ देम हैव पुट अ ब्रेस्ट फेड एंड स्टिल गेट ब्रेस्ट कैंसर. सो आई थिंक दिस इज मोर अ वेस्टर्न स्टैटिस्टिक दैन Indian. applicable to our women. Indian setup. ठीक है. So we are coming to the conclusion. So आप तीनों से मैं एक वर्ड आपसे सुनना चाहता हूँ कि what is the message to the public? One by one. Dr. Vinod सर आपसे स्टार्ट करते हैं. I'll go back to prevention. Dr. Geeta's point. 90% breast cancers are not preventable. They can be diagnosed early. That is the difference. The whole game plan is on early diagnosis. जो 90% breast cancer आप prevent नहीं कर सकते, 10% prevent कर सकते हैं जो inherited है, BRCA gene related है और other known factors like gross obesity वगैरह है. 90% have nothing to do with these factors. So the game is for early diagnosis. That is why we recommend mammogram वगैरह जब भी चाहे patient को symptoms हो या ना हो after the age of 50 कराना चाहिए. So early diagnosis, because the outcomes जो है early diagnosis के treatment के are much better than late stage diagnosis. So that is how you can reduce the mortality. Death rate in breast cancer is reduced by early diagnosis and not by prevention. This is the key. Okay, Dr. Arun sir, what is your message? I think जो डॉक्टर रैना ने कहा तो मैं उसी पे आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि जो अर्ली डायग्नोसिस है उसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अवेयरनेस है. अवेयरनेस एट द पॉपुलेशन लेवल अबाउट कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो, कैंसर के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस है. और एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने पेशेंट्स में कि या तो इग्नोरेंस होती है या फियर होता है. शुरू में डॉक्टर गीता ने भी मेंशन किया था कि जो है ना, कई बार वो लोगों को ये डर लगता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर कैंसर बता देगा और कैंसर बता दिया तो मेरी लाइफ खत्म. तो ये जो माइंड में फियर है ना कैंसर का, उसको निकाल फेंकना है. क्योंकि ये जो फियर था ना आज से 50 साल या 60 साल 70 साल पहले की चीज थी. आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर में और बहुत सारे और कैंसर्स में अगर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं तो क्योर रेट और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है 80 to 90% की रेंज में है. तो अगर आप डर के डिले करेंगे और स्टेज 3 और 4 में पहुंच गए तो वही आपका जो नुकसान होगा, क्योर रेट कम होंगे, ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो सबसे पहली चीज अवेयरनेस और दूसरा डर को टोटली भूल जाएं. डर से कोई फायदा नहीं होने वाला. और इसमें एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों ने वो डिस्कस नहीं किया, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारी लेडीज को ये डर होता है कि ब्रेस्ट का रिमूवल होगा और ब्रेस्ट रिमूवल कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्बिंग चीज भी है. तो आज के दिन जो ब्रेस्ट रिमूव किए बिना ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अबाउट हमारे सेटअप में रफली 50% के केसेस में हम लोग आज के दिन बिना ब्रेस्ट को रिमूव किए पार्शियल सर्जरी जिसे बोलते हैं, कन्वेंशनल पार्शियल सर्जरी है या मॉडर्न अप्रोच ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी है, उसके थ्रू हम कर पाते हैं. और कुछ केसेस में जब टोटल रिमूवल है और पेशेंट विलिंग है तो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन भी प्राइमरी यानी सेम टाइम पे कर सकते हैं, डिलेड भी हो सकता है. तो जो दूसरा फियर है ना लॉस ऑफ ब्रेस्ट का, उस फियर से भी आप काफी हद तक बच सकते हैं.
बस या डॉक्टर गीता प्लीज। मेरे को लगता है कि डॉक्टर विनोद और डॉक्टर अरुण गोयल ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समराइज़ किया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई और इसमें तुक बनता है एक्सेप्ट कि अर्ली डायग्नोसिस। वो जितनी बार हम कहें ना वो कम है, क्योंकि अक्सर कभी कभी महिलाएं ना मैमोग्राम करा के आ जाती हैं, उसमें दिख जाता है कुछ और पकड़ा जाता है, कहते हैं कि अगर नहीं कराते तो बहुत अच्छा होता। तो ये इस माइंडसेट से हमें हटना है, हमें ये समझना है कि कितनी अच्छी बात हुई आप। मैं उनको यही समझाती हूँ कि हम तो साल में 1 या 2 बार देखते हैं इस स्टेज में, जिस स्टेज में आप आए हो, पर दे रूइंग द फैक्ट कि अरे हम जाते ही नहीं, हम मैमोग्राम कराते ही नहीं तो फंसते ही नहीं। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज अगर वो छोड़ देते तो वही चीज़ बढ़कर सामने आती। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी कि मैं जानती हूँ ये सबका अपना अपना फेथ होता है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, पर कोशिश यही करिए। हम तो नहीं क्लेम करते कि हम जो करते हैं उससे 100% क्योर होता है, पर हमें ये ज़रूर मालूम है कि जो हम करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होता है, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ years and years of साइंटिफिक राइगर, दैट इज़ व्हाट वी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो हम कहते हैं कि ज़रूर करिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ करिए, पर कोशिश करिए कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसके बाद करें इस चीज़ को, और जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी कम ट्रीटमेंट्स होंगे। जैसे ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन हो या जो भी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें ज़्यादा अच्छा एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि अर्ली डायग्नोसिस होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस मीन्स बेटर आउटकम्स। तो वो चीज़ कभी भी दिमाग से नहीं हटना चाहिए कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाए उतने ही अच्छे आउटकम्स होते हैं। थैंक यू मैम। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए और अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और अर्ली डायग्नोज होगा तभी बहुत अच्छा आउटकम आ सकता है। तो ये 3-4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए कि आप हेजिटेट नहीं कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कभी भी डाउट होता है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट आप भी डाउट से दूर हो जाए और अगर कुछ डाउट हो रहा है ताकि उसको क्लियर किया जा सके। थैंक यू, सब लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें मैम और अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ बिताया। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज हमने डिस्कशन किया है, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन और लोगों को जरूर फायदा होने वाला है इस चीज से। थैंक यू। Okay, नमस्कार।